हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि बायोलॉजी का सीरीज हम चालू किए हैं, जिसमें बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर वाइज प्रश्नों को करवा रहे हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है जैव विकास एवं आनुवंशिकी, यानी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम पौधों की वृद्धि के संबंध में जो सबसे ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का एक घटक नहीं है। पूछा है कि क्लोरोफिल का एक घटक नहीं है, तो वह कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरोफिल का एक घटक नहीं है, जबकि कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम ये सभी के सभी क्लोरोफिल के घटक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीन है, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किसके माध्यम से। तो पौधों में जो पानी पहुंचता है वह किसके माध्यम से पहुंचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। तो पौधों में जो पानी पहुंचता है वह जाइलम के द्वारा पहुंचता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चार है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, जिसमें पहला सरीसृप, दूसरा पहला कीट, कवक वाले जीव, पहला स्तनधारी, ये सभी दिए हैं। उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का पहचान करिए। तो इनको पहले सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम में कौन सा क्रम व्यवस्थित होगा। तो इसका जो क्रम होगा, इसका क्रम होगा, पहले पहला कीट आया था, उसके बाद पहला सरीसृप, उसके बाद कवच वाले जीव और पहला स्तनधारी, यानी कि 2 1 3 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 1 3 4। नहीं, इसका ऑप्शन होगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले आया था कवच वाले जीव, उसके बाद पहला कीट, उसके बाद आया था पहला सरीसृप, उसके बाद पहला स्तनधारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जीवन के विकास के दौरान प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा वैज्ञानिक है जो विकास के दौरान प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो वह है डार्विन। डार्विन प्रकृति की प्राकृतिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन। इनका एक प्रकृति के प्राकृतिक पर बेस एक नियम भी है, जिसे डार्विनवाद का सिद्धांत नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है किसके माध्यम से। तो सांपों में जो अंगों का लोप होता है, मतलब खत्म हो जाता है, वह किसके कारण होता है। तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। वह अपने अंगों का इस्तेमाल सांप बहुत कम करते हैं, जिसके कारण उनके अंगों का लोप हो गया, मतलब विलुप्त हो, अंग उनके कम होते चले गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है सही सूची का जो है मिलान करना है। तो इसमें दिया गया है कि ऑप्शन ए उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किससे होगा, विकास का सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, ओपरान अवधारण, ये सभी दिए गए हैं। तो इसका मिलान करना है। तो इसको मिलान करने पर देखिए उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है, तो वह ह्यूगो ब्रिज ने दिया है। तो इसका हो जाएगा 4 पर। उसके बाद विकास का सिद्धांत है वह किसने दिया है, तो विकास का सिद्धांत जो दिया है डार्विनवाद ने। उसके बाद एक जीन एक एंजाइम की जो परिकल्पना का सिद्धांत दिया है वह बीटन एम टैंटन। उसके बाद ओपन अवधारणा का सिद्धांत दिया है जैकोब एंड मैनोडा ने। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 पूछा है विकास के उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है। तो विकास का सिद्धांत जो दिया है वह दिया है ह्यूगो ब्रिज ने। ह्यूगो ब्रिज ने जो है विकास के उत्परिवर्तनवाद का जो है सिद्धांत दिया है। अगर वही पूछता है प्रकृति के जो है विकास के सिद्धांत किसने दिया है, तो वह हो जाते डार्विनवाद। लेकिन प्रश्न में पूछा है विकास के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत पूछा है, तो वह होगा ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है वह है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित शैवाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है डायनासोर रहे हैं। तो डायनासोर क्या रहे हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेसोजोइक युग में। डायनासोर जो है मेसोजोइक युग में रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। डायनासोर जो है अब से जो है कितने वर्ष पहले थे, तो 18 करोड़ वर्ष पहले जो है डायनासोर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है अभी हाल ही में डायनासोर्स के अश्मीभूत अंडे भारत में पाए गए थे। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो होगा पश्चिम गुजरात के जो है मीरा खेड़ी गांव में जो है डायनासोर्स के जो है अश्मीभूत अंडे पाए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। विकासवाद का जो सिद्धांत दिया है वह है डार्विन ने। डार्विन ने जो है विकासवाद का जो है सिद्धांत दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। डार्विन के द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। तो यह आधारित है इसका या जो आधारित है वह ओपन प्रोडक्शन पर आधारित है, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट पर भी आधारित है और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन इन सभी पर आधारित है। यानी कि इस प्रश्न का सभी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जो है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि विकास का कारण है। तो इसके विकास का कारण जो है यह पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। विकास का जो कारण है वह पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है
जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन को जो है सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो वह लैमार्कवाद ने समझाया था। लैमार्क ने जो है सबसे पहले जैव विकास को जो है समझाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण जो है विकास का यानी कि नेचुरल सिलेक्शन जो है विकास का मुख्य कारण है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? चूँकि देखिए प्रश्न में पूछा है कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत यानी कि कृंतक जिनको कहा जाता है। सामने वाले चपटे दांत जो है यह मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं है, जबकि निक्विटेटेड पर्दा जो है मनुष्य के जो है अवशेषी अंग। कर्णपाली, गर्भाध, मांसपेशियाँ ये भी है। वर्मी फार्म, अपेंडिक्स ये सभी मनुष्य के अवशेषी अंग है, जबकि सामने वाला दांत जो है मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, आर्कियोटिक्स इनमें से जो है क्या है? तो वह है जुरेसिक युग का जो है सर्वपुरातन पक्षी। जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी जो है उसको आर्कियोप्टेरिक्स जो है कहा जाता है। तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम यानी कि 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु कितने वर्ष के थे? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि सीधा सीधा 2 लाख वर्ष पहले जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ 2 लाख पहले आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में पूछा है मैमथ जो है पूर्वज है किसके? मैमथ जो है किसके पूर्वज है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैमथ जो पूर्वज है, मैमथ किसके पूर्वज है? तो वह है हाथी। हाथी के जो पूर्वज को मैमथ कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, आधुनिक मनुष्य का हाल का जो है पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मनुष्य का हाल का जो पूर्वज है वह है क्रो-मैग्रान मनुष्य। क्रो-मैग्रान मनुष्य जो है आधुनिक मनुष्य का जो है हाल ही में पूर्वज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो इनमें से कौन जो है सबसे नवीनतम समझा जाता है? तो वह क्रो-मैग्रान मानव जो सबसे नवीनतम यानी कि सबसे नया में मानव का जो है मनुष्य का जो सबसे नवीनतम पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्रान मानव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह होती है 46। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46 होती है क्रोमोसोम की संख्या। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। 26 प्रश्न है कि बीटी कपास जो कि एक जीन उत्परिवर्ती फसल है, इसमें से जो है बीटी का जो है क्या अर्थ है? तो बीटी का मतलब होता है बैक्टीरिया का नाम। बीटी का जो मतलब होता है बैक्टीरिया का नाम। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है, डीएनए की दोहरी पेचदार संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो डीएनए की दोहरी पेचदार संरचना जो है वाटसन तथा क्रिक के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है डीएनए की खोज किसने की है? तो डीएनए की खोज जो है की है वह जोहानसन ने की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए की खोज जोहानसन के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है आनुवांशिक विकारों के संबंध में निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए। तो क्या है? प्रश्न है कि एक महिला वारांध है और उसका पति भी वारांध है यानी कि अंधा है। उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इनमें से कौन सा कथन संभावित होगा? एक आदमी है जो कि वो अंधा है और एक स्त्री है उसकी पत्नी है वो भी अंधी है, उनके 2 संतान हैं। तो इनमें से कौन सा होने की जो है संभावना है? इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो होगा पूर्व अंधा है किंतु पुत्र जो है वह अंधा होगा किंतु पुत्री जो है वह अंधी नहीं होगी। यह जो है पूर्व जो है उनकी संभावना होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बहुप्रभाविता। तो वह जो है बहुप्रभाविता जो है कहलाता है। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को जो एक साथ निरूपित कर देते हैं तो वह तथ्य जो है बहुप्रभाविता कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन जो है क्या कहलाता है? जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो वह है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जो है एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है कि एक वारांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वारांध के लक्षण उत्पन्न होंगे इनमें से किन लोगों में? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुत्रों में तो वह नहीं होगा, पुत्रियों में तो वह भी नहीं, और इसके ऑप्शन है पुत्र के पुत्रों में तो यह भी नहीं हो, पुत्रियों के जो है पुत्रों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्रियों के जो है पुत्रों में वरानता यानी कि अंधे होने का जो है लक्षण आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का जो उपयोग किया है वह कौन सा जीवधारी है यानी कि वह था क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा होगा गार्डिन पी यानी कि मटर पर जो है मेंडल ने अपने वंशानुगत नियमों का जो है प्रतिपादन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गार्डन पी यानी कि मटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक जो है कौन है? तो वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जो जनक है वह है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान के जो है जनक कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग यौन संबंधी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक रोग यौन संबंधी रोग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आनुवांशिक में निम्न में से कौन सा प्रभावी है? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा होगा अधिरक्त स्राव। अधिरक्त स्राव जो है आनुवांशिकी में सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक अवस्था यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है पूछा है। प्रश्न में ध्यान दिएगा, नहीं है पूछेगा, अनुवांशिक अवस्था नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इरिटेबल ब्राउन सिंड्रोम। इरिटेबल ब्राउन सिंड्रोम जो है अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है, जबकि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, दंत कोशिका अरक्तता ये सभी अनुवांशिक अव्यवस्था हैं, जबकि इरिटेबल ब्राउन सिंड्रोम जो है अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो जीनेटिक्स के अध्ययन को जो है जीनेटिक्स किसका अध्ययन है, तो है अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन को जो है जीनेटिक्स कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिकता और विचरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल के जो अनुवांशिकता का सिद्धांत है वह आधारित है कायिक जनन पर, लैंगिक जनन पर या फिर लैंगिक जनन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लैंगिक जनन पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, प्रश्न है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जीन के सम्मिश्रण से, जीन के मिश्रण से या फिर क्रोमोसोम में बदलाव से। तो जिन में लैंगिक जनन में जो अनुवांशिक विचरण होता है वह इन चारों से होता है, यानी इन तीनों से होता है, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, प्रश्न है जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम के द्वारा जो है जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में जो है ले जाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था। सबसे पहला सफल क्लोन जंतु कौन सा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेड़। भेड़ जो है सबसे पहला सफल क्लोन जंतु था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, प्रश्न है मानव जीनोम का जो है अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया किस वर्ष में जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सन 2001 में। सन 2001 में जो है मानव जीनोम का जो है अनुकरण सफलतापूर्वक किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, प्रश्न है डीएनए में जो है नहीं पाया जाता है, डीएनए में जो है क्या नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेसिल। यूरेसिल जो है डीएनए में नहीं पाया जाता, जबकि ग्वानिन, एडेनिन ये दोनों जो है डीएनए में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेसिल जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 है निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। किसमें जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा छिपकली। छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र जो है नहीं होते, यानी कि लिजार्ड, यानी छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, प्रश्न है कि जीन है, जीन क्या है। तो जीन जो है एक डीएनए का जो है एक भाग है, जीन जो है एक डीएनए का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अगला और लास्ट प्रश्न है जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के जो है नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। जिन कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है, तो है डीएनए। डीएनए जो है जिन कोशिकाओं में, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में जो है उत्तरदायी होता है।
तो आज जो यह प्रश्न था जैव विकास अनुवांशिकी पर, जो भी प्रश्न करवाए हैं यह सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और पेपर में जो है इनसे पूछे जाने की जो है बहुत ही ज़्यादा ही संभावनाएं हैं। तो आप लोग इसको लास्ट तक अगर देख लिए हों तो इसी बेस पर आधारित हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिस पर बायोलॉजी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम करवाते हैं। तो आप लोग उसको देखा करिए। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो लोग भी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उन लोगों के पास शेयर करें। अब आगे चैप्टर की जो क्लास होगी वह कल होगी। जय हिंद, जय भारत।